800 सालों तक अफगान इन्वेडर्स खैबर पास के रास्ते हिंदुस्तान पर अटैक करते थे और इसका पहला निशाना हमेशा पंजाब बनता था। महमूद गजनवी से लेकर अहमद शाह अब्दाली तक हमने ऐसा ही होते देखा, मगर हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ कि एक पंजाब से एम्पायर उभरी और उसने रिवर्स इन्वेजन स्टार्ट कर दी। ना सिर्फ अफगानों को शिकस्त दी बल्कि उसके एरियाज भी कॉन्कर कर लिए, और वो थी शेर पंजाब रंजीत सिंह की सिख एम्पायर। दौरानी एम्पायर के दौर में 1762 में वड्डा घल्लूघारा यानी कि बड़ा मैसेकर हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली ने हजारों सिखों को जान से मार दिया और इनके गोल्डन टेम्पल को भी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय किया। जो पंजाबी सिख उस टाइम पंजाब में 12 मिसलों में अलग अलग डिवाइडेड थे, वो सब यूनाइटेड हो गए और उन्हें ये बात वाज़ेह हो गई कि हिंदुस्तान में अगर किसी को आने से रोकना है तो वो इन अफगानों को रोकना है। और इन्हीं 12 मिसलों में से शुक्र चकिया गुजरांवाला की मिसल में पैदा हुए रंजीत सिंह, वही रंजीत सिंह जिन्हें महाराजा रंजीत सिंह बनना था और इनका ख्वाब था कि पूरे पंजाब को यूनाइटेड किया जाए। मगर उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था लाहौर। उस दौर में लाहौर दुरानी एम्पायर का हिस्सा था, मगर अब दुरानी एम्पायर की गिरफ्त लाहौर से कमजोर हो चुकी थी और इस टाइम लाहौर पर 3 भंगी सरदारों का कब्जा था जो लूट मार करते थे और शहरियों को टैक्स वगैरह से तंग कर रखा था। दुरानी एम्पायर का लाहौर पर कब्जा बरकरार रहे, इस चीज की श्योरिटी के लिए 1798 में शाहजमान दुरानी लाहौर पर हमला करने आए। मगर जब शाहजमान लाहौर में थे तो उनके भाई ने उनका तख्त उलटने का फैसला किया और बगावत कर दी। उसी बगावत को ख़त्म करने के लिए शाहजमान को मौका पर लाहौर से काबुल वापस जाना पड़ा। मगर जब शाहजमान काबुल वापस जा रहे थे तो उनकी 12 से 15 कीमती तोपें दरिया में गिर गईं। मगर उन्होंने वो तोपें छोड़ दी और बगावत को जाकर कुचल दिया और अपना काबुल पर कब्जा बरकरार कर लिया। मगर शाहजमान के लिए उनकी वो तोपें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। शाहजमान को ये बात वाज़ेह हो गई थी कि लाहौर पर उनका अब कब्जा बरकरार नहीं रह पाएगा, इसलिए उन्होंने अपनी तोपों के बदले रंजीत सिंह को लाहौर का गवर्नर बनाने की पेशकश की। इस तरह हुआ ये कि रंजीत सिंह ने बड़ी किसी लड़ाई के बगैर ही लाहौर फतह कर लिया। अब जाहिर सी बात है वो कोई दुरानी एम्पायर के गवर्नर तो बनना नहीं चाहते थे, इसलिए 1801 में उन्हें बैसाखी के दिन महाराजा ऑफ पंजाब का नाम दिया गया और इस तरह से शेर पंजाब का राइज हुआ। एटीन 1807 में बैटल ऑफ कसूर हुई। ये पहली बार था कि पंजाब की सिख अंपायर ने अफगानों पर अटैक किया और उन्हें शिकस्त देकर कसूर पे कब्जा कर लिया। उस टाइम पे सिख अंपायर के वेस्टर्न साइड पर दुरानी अंपायर तो थी, मगर ईस्टर्न साइड पे उनके बॉर्डर पे एक बाहर की कंपनी भी आकर बैठी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ग्रेट ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को यह खतरा बिल्कुल था, वही खतरा जो उन्हें टीपू सुल्तान से था कि कहीं ये उनके दुश्मन फ्रांस से मिलकर ग्रेट ब्रिटेन की इस कॉलोनी पर हमला ना कर दें। और सिख अंपायर को भी अपना एक बॉर्डर तो सिक्योर करना ही था, क्योंकि इसकी एक तरफ दुरानी अंपायर थी और दूसरी तरफ ताकतवर ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसी वजह से 1809 में ब्रिटिश और सिख एम्पायर के दरमियान ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई, जिसमें सिख एम्पायर और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सतलुज रिवर को अपना बॉर्डर मान लिया। जहां पर बहुत से लोग सोचते हैं कि सिख एम्पायर ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अटैक क्यों नहीं किया। दरअसल बात यह थी कि उस टाइम सिख एम्पायर को थोड़ा वक्त चाहिए था अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी सिख एम्पायर के मुकाबले में काफ़ी ताकतवर थी। ये भी बात मशहूर है कि एक बार महाराजा रंजीत सिंह जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मैप को देख रहे थे और इसमें रेड कलर में ईस्ट इंडिया कंपनी को दिखाया गया था, तो महाराजा रंजीत सिंह ने कहा कि एक रोज़ ये सब लाल हो जाएगा। इस बात से हमें जाहिर हो जाता है कि कहीं ना कहीं महाराजा को ये आइडिया था कि एक दिन ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब पर भी काबिज हो सकती है। मगर ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद अब रंजीत सिंह का टारगेट सिर्फ अफगान थे। मुल्तान, कश्मीर और पेशावर ये अफगानों की दुरानी अंपायर के 3 बड़े पिलर समझे जाते थे जिन्होंने सिख अंपायर को घेर रखा था। इसका मतलब था कि अफगान पंजाब पर किसी भी टाइम दोबारा से हमला कर सकते हैं। 1818 में सिख एम्पायर की खालसा आर्मी मुल्तान का रुख करती है और मुल्तान को घेरे में ले आती है।
मुल्तान पर कब्जा करने के लिए लाहौर से हैवी कैनन्स मंगवाई जाती हैं। इस तरह से एक बड़ी जंग के बाद आखिरकार मुल्तान फोर्ट की दीवारें टूट जाती हैं और अगवान नवाब जफर खान की वहां से हुकूमत ख़त्म हो जाती है। इस तरह से मुल्तान भी सिख एम्पायर का हिस्सा बन जाता है। मुल्तान के साथ ही रियासत बहावलपुर थी, मगर सिख एम्पायर ने रियासत बहावलपुर पर अटैक नहीं किया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि सिख एम्पायर सतलुज रिवर को बॉर्डर मानती थी। अगर वो सतलुज रिवर क्रॉस करते तो वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर की वायलेशन होती, जो सिख एम्पायर नहीं चाहती थी। और दूसरा ये कि बहावलपुर के नवाब बहावल खान ने महाराजा रंजीत सिंह को पंजाब का महाराजा मान लिया था और उन्हें टैक्स भी देना शुरू कर दिया था। इसलिए सिख एम्पायर को अब बहावलपुर से कोई खतरा नहीं था। पूरा कश्मीर 67 ईयर से दुरानी एम्पायर के पास था और उनसे कोई भी वापस नहीं ले पा रहा था। मगर 1819 में बैटल ऑफ सोफियन होती है, जिसमें सिख एम्पायर कश्मीर को भी अपना हिस्सा बना लेती है। इस तरह होता यह है कि दुरानी एम्पायर का दूसरा बड़ा पिलर कश्मीर भी गिर जाता है, क्योंकि कश्मीर सिख एम्पायर के बिल्कुल ऊपर था। इसलिए अगर सिख एम्पायर को अगवानों के अटैक से बिल्कुल निजात चाहिए थी तो इस सारे एरियाज पर सिख एम्पायर का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी था। 1813 में सिख एम्पायर ने अटक फोर्ट पर हमला किया, जहां पर काजिम खान को उन्होंने शिकस्त दी और अगवानों को इंडस रिवर के पार कर दिया। इस तरह से वह पंजाब काफ़ी हद तक सिक्योर हो चुका था। 1823 में नौशहरा में ब्लड बाथ हुआ। काजिम खान दुरानी ने हज़ारों पश्तूनों को जमा करना शुरू कर दिया और इस तरह की झड़पों और लड़ाइयों को एक मजहबी रंग दे दिया। मगर हरी सिंह नलवा ने इन सब अगवानों को शिकस्त दी और अपना कब्जा बरकरार रखा। आज जो मौजूदा पाकिस्तान के केपी के हज़ारा रीजन में हरीपुर शहर है, वो हरीपुर नलवा के नाम पर ही है। हरीपुर नलवा की आर्मी अनडिफीटेबल थी। अगवानों ने बड़ी कोशिश की, मगर कहीं भी वो इन्हें शिकस्त ना दे पाए। 1834 में सिख एम्पायर ने अगवानों के विंटर कैपिटल पेशावर पे अटैक किया और इनके हिस्टोरिक बाला हिसार फोर्ट पर भी कब्जा कर लिया। अगवानों के लिए बहुत बड़ी शिकस्त थी। हिंदुस्तान में जितने भी इन्वेडर्स आए थे वो खैबर पास के जरिए आते थे। सिख एम्पायर का यहाँ पर कब्जा होने के बाद उन्होंने खैबर पास पर कब्जा कर लिया, यानी कि इससे उन्होंने अपना पंजाब रीजन सिक्योर कर लिया। सिख एम्पायर ने डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान और वजीरिस्तान के इलाकों पर भी कब्जा कर लिया था। ये करने की वजह थी इस पूरे रीजन से अगवानों का मुकम्मल होल्ड ख़त्म कर दिया जाए। दरअसल सिख एम्पायर के अनडिफीटेबल होने की वजह इनकी खालसा आर्मी थी, जिसे फौज खास कहा जाता था। नेपोलियन बोनापार्ट के फॉर्मल फ्रेंच जर्नल्स इस फौज खास की ट्रेनिंग कर रहे थे। इन यूरोपियन ऑफिसर्स ने खालसा आर्मी को मॉडर्न आर्टिलरी और यूरोपियन ड्रिल सिखाई, जिससे हुआ ये कि सिख एम्पायर के पास एशिया की एक लीथल आर्मी रेडी हो गई। मगर एक बात जहन में रहे कि सिख एम्पायर का भले नाम सिख एम्पायर था, मगर ये पूरी तरह से एक सेकुलर एम्पायर थी। इस एम्पायर के सिर्फ 12% ही पॉपुलेशन सिख थी, बाकी 70% इसमें मुस्लिम थे और बाकी हिंदू थे। अब सिख एम्पायर हिंदुस्तान की एक ताकतवर एम्पायर बन चुकी थी, जो मुल्तान के रेगिस्तानों से लेकर कश्मीर के पहाड़ों तक और खैबर पास से लेकर सतलुज रिवर तक फैली हुई थी। चाहे अगवानी जितनी भी कोशिश करते रहे, मगर वो अपने खोए हुए एरियाज कभी वापस नहीं ले सके। 1839 में रंजीत सिंह की भी डेथ हो गई। लाहौर दरबार इंटरनल कॉन्स्पायरेसिस का शिकार हो गया। साजिशें होने लगीं। खड़क सिंह, उनके बाद न्यूनिहाल सिंह, शेर सिंह, एक के बाद एक लीडर सब खत्म होते चले गए। सिख एम्पायर को रंजीत सिंह के जैसा कोई भी लीडर ना मिल सका। इस बात में कोई शक नहीं है कि खालसा आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मगर 1845 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई। पंजाब अभी भी ये जंग जीत सकता था, मगर तेज सिंह और गुलाब सिंह डोगरा ने बगावत की। कहा जाता है कि उन्होंने अलग से ब्रिटिश से हाथ मिलाया हुआ था, इसलिए जंग के दौरान क्रिटिकल मोमेंट पे इन्होंने जानबूझकर अपनी ही आर्मी की एम्यूनेशन रोक दी और इन्हें जानबूझकर हरवा दिया। इसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है। ब्रिटिश ने 75 लाख नानक शाही रुपयों में कश्मीर गुलाब सिंह डोगरा को बेच दिया। इसके बाद 1849 में सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुई। बैटल ऑफ छलियांवाला में खालसा आर्मी ने ब्रिटिश को ब्लडीएस्ट शॉक दिया, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप ना होने की वजह से सिख ये जंग भी ना जीत सके।
और बैटल ऑफ गुजरात में सिख अंपायर पूरी तरह से कोलैप्स कर गई। इसके बाद अंग्रेज़ों ने सब कॉन्टिनेंट का आखिरी बड़ा हिस्सा पंजाब भी एनेक्स कर लिया।